नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आज मैं आपको एक ऐसे संगठन की ताकत से रूबरू कराऊंगी जिसे हम सियासत की अदृश्य शक्ति कह सकते हैं। ये एक गैर राजनीतिक संगठन है जिसके लाखों करोड़ों सदस्य हैं, लेकिन इसका कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। हमारे आपके बीच कौन उस ताकत से जुड़ा है और कौन नहीं, ये जानना भी बहुत मुश्किल है। दिलचस्प है कि 7 दशक के सियासी सफर में राजनीति का ऐसा कोई अध्याय भी नहीं जिस पर इस शक्ति की कलम न चली हो। इस शक्ति को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस यानी संघ कहते हैं। क्या है संघ का तिलिस्म और कैसे ये काम करता है, इसकी ताकत क्या है और ये कैसे सियासत की पतंग आसमान में उड़ाता है और काटता है। मां भारती की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद पाने में सफल हुआ। आजाद हिंदुस्तान में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे लोगों के नेतृत्व में अब देश चलने वाला है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण बेशक असाधारण राजनीतिक उपलब्धि है, लेकिन अविश्वसनीय ये भी है कि जिन खादी निक्करधारियों, सफेद कमीज और काली टोपी वालों को वैचारिक जमीन के दक्षिणी ध्रुव पर रखा जाता है, वो आज की तारीख में सियासत के सेंटर स्टेज पर है। संघ और नरेंद्र मोदी एक डोर के 2 छोर हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी को छोड़ करके जितने यहां चेहरे आप देख रहे हैं, इन सब की उंगली पकड़ करके चलने का मुझे सौभाग्य मिला है। संघ की डोर का सिरा पकड़कर ही नरेंद्र मोदी सत्ता शीर्ष पर पहुंचे हैं। ये संघ शक्ति है जिसकी अदृश्य ताकत ने एक मामूली स्वयंसेवक की अनगढ़ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को तराशा, और जब संघ को लगा कि वो स्वयंसेवक बुलंदी का आसमान छू सकता है, तो उसके लिए पूरी अदृश्य ताकत झोंक दी। नरेंद्र मोदी की उड़ान को उन्मुक्त आसमान देने के लिए ये संघ की ताकत थी जिसने अतीत के केसरिया हीरो लाल कृष्ण आडवाणी की महत्वाकांक्षाओं को बैकग्राउंड में डाल दिया। 2013 से लेकर 2014 के साल में भगवा राजनीति की बिसात पर शह और मां की हर चाल संघ के इशारे पर चली। वीर जी बदलेंगे, भारत माता की। संघ की समझ जमीनी स्तर की समझ होती है, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा फायदेमंद होता है। और बीजेपी और संघ के बीच में जो संबंध है, वो संबंध विचारधारात्मक संबंध है, और हम मानकर चलते हैं कि दोनों ही संगठन एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। एक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, दूसरा गैर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है। लेकिन गैर राजनीतिक क्षेत्र का तात्पर्य यह नहीं होता है कि देश की राजनीति बिगड़ते जाए और संघ हस्तक्षेप नहीं करे। ये बात और है कि संघ खुद को राजनीति से अलग मानता है। नरेंद्र मोदी की उत्थान गाथा संघ शक्ति की पटकथा की बेहतरीन प्रस्तुति है। विशेषता ये नहीं है कि लोग सामान्य हैं कि असामान्य हैं, विशेषता ये है कि सामान्य लोगों ने असामान्य काम करके दिखाया है। ये वो पटकथा है जिसने नागपुर से नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी के अंदर लाल कालीन बिछाई। ये वो शक्ति है जिसने राजनीतिक पितामहों और सियासी दोस्तों को दरकिनार किया। लेकिन बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में ये कोई पहला मौका नहीं है जब संघ ने गैर राजनीतिक चादर ओढ़कर राजनीतिक दखल दी हो। बेशक दिखता है कि संघ प्रमुख हिंदू और हिंदुत्व की बात कर संघ के पुराने एजेंडे का पाठ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मोहन भागवत विचारधारा की वो लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं जिसे पार करना मोदी सरकार के लिए वर्जित है। आज भी भारतीय बनकर चलने वाले लोगों को
सारी दुनिया हिंदू कहती है और उन लोगों को भी हिंदू कहने से समझ में आता है, इसलिए भारतवर्ष का स्वर्ग है हिंदू है। और कितनी सरल बात है भाई, जर्मन लोगों का जर्मनी है, इंग्लिश लोगों का इंग्लैंड है, अमेरिकन लोगों का अमेरिका है, हिंदुस्तान किसका है? हिंदुस्तान ही तो। 100 दिन पुरानी मोदी सरकार में संघ शक्ति परवाज भरने लगी है। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की विचारधारा बलबलाती पहाड़ी दरिया की तरह बेधड़क बह रही है। क्यों? यह सवाल समझना मुश्किल नहीं है। आखिर संघ की नर्सरी से निकलकर ही नरेंद्र मोदी सत्ता के ऊंचे मचान पर पहुंचे हैं। इसलिए संघ की अदृश्य अतृप्त शक्तियां जागृत हैं और देश के कोने कोने से हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान का संगीत बार बार बज रहा है। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है, उसमें अनेक पंथ संप्रदाय है और उसकी ये अपनी अंगभूत शक्ति है कि और भी अनेक पंथ संप्रदायों को वो हजम कर सकता है। आज की तारीख में संघ केंद्र में है। नरेंद्र मोदी सरकार पर संघ की छाप है तो उसकी हर आवाज पर दुनिया का ध्यान है। महज 100 दिनों में बदले इस मिजाज की वजह भी साफ है, क्योंकि दुनिया जिस लोकसभा चुनाव की जीत को नरेंद्र मोदी की जीत के तौर पर परिभाषित करती है, दरअसल वो संघ शक्ति की जीत है। अपने स्वयं सेवक को देश के सत्ता शीर्ष तक पहुंचाने के लिए वो संघ शक्ति थी जिसने अपनी पूरी अदृश्य ताकत झोंकी। इसलिए जब जब ये सवाल संघ के सामने आया कि 2014 का लोकसभा चुनाव किसने जीता, तो उसने गैर राजनीतिवाद का लबादा ओढ़कर जीत का श्रेय बीजेपी के माथे डाल दिया। बीजेपी यानी संघ का राजनीतिक चेहरा। 2014 का लोकसभा चुनाव संघ शक्ति की जीत है। यह संघ के उस एजेंडे की जीत है जो आजादी के बाद से गैर कांग्रेसी विकल्प खड़ा करना चाहता था। यह संघ के उस एजेंडे की जीत है जो कांग्रेस की राजनीति से टकराकर फर्श पर कई बार गिरते गिरते आज अर्श पर पहुंच गया है। बीजेपी राख से भी उठकर खड़ी होगी, इसका मतलब है अगर यहां तक भी जाता है तो भी वो खड़ी होगी। कौन जानता था नरेंद्र मोदी की कामयाबी आरएसएस की उड़ान को नया हौसला देगी। ये वही आरएसएस है जो कल तक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। देश भर में फैले उसके स्वयंसेवकों और शाखाओं की तादाद कम हो रही थी, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी दिल्ली की सियासत के केंद्र में आए, संघ में नई जान आ गई। आरएसएस की शाखाएं भी बढ़ गई और 2014 के लोकसभा चुनाव पर उसका असर भी दिखा। कभी नरेंद्र मोदी, कभी अटल बिहारी वाजपेयी, तो कभी लाल कृष्ण आडवाणी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता संघ की अदम्य शक्ति के आगे कतारबद्ध हो जाते हैं। अब इसे आप अनुशासन समझिए, सम्मान या मजबूरी। इस शक्ति के आगे बीजेपी के ताकतवर नेताओं को भी कभी हाथ ऊपर तो कभी नीचे करना पड़ता है। यही आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत है। कट्टरता के चोले में चंद गणवेशधारी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को ध्वज प्रणाम करने को मजबूर कर देते हैं। यानी बीजेपी का रिमोट कंट्रोल होता है संघ के पास। चंद सफेद कुर्ताधारियों के जरिए ये ताकत नागपुर से हुकूमत चलाती है और उसके एक फरमान पर बीजेपी की दिल्ली की राजनीति में हड़कंप मच जाता है। बीजेपी के हर मिशन या संकट के वक्त बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता नागपुर को सूर्य नमस्कार करता है। 6 लोगों की मंडली रिमोट कंट्रोल की तरह जैसा कमांड देती है, दिल्ली में बीजेपी उस फरमान को मानने पर मजबूर हो जाती है। संघ इस रिमोट कंट्रोल थ्योरी से इनकार करता है। राज्य में जाकर बीजेपी को सलाह देना ये संघ के सरसंघ चालक का काम नहीं होता है। लेकिन राजनीति के पंडित इससे इनकार नहीं करते। जनसंघ हो या बीजेपी हो, वो आरएसएस के इशारे पर ही काम करता है, क्योंकि वो राजनीतिक अंग है आरएसएस का। जो संघ आज नरेंद्र मोदी के आगे विजयी मुद्रा में है, कल
वो हाशिए पर था। 9 दशक की यात्रा में देश भर में फली फूली संघ की सूत्र शाखाएं सिकुड़ने लगी थी। आरएसएस की शाखाओं में कम होती स्वयंसेवकों की मौजूदगी से संघ के कर्ता धर्ताओं के माथे पर शिकन आने लगा। ऊपर से यूपीए राज में भगवा आतंकवाद की आंच संघ तक पहुंचने की वजह से संगठन के वजूद पर संकट था। संघ को ऐसा चेहरा चाहिए था जो भगवा आतंकवाद के थपेड़ों का मुंहतोड़ जवाब दे। संघ को यह चेहरा नरेंद्र मोदी में दिखा। और इस चेहरे ने क्या कमाल किया, इसका इतिहास गवाह है। संघ के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी सियासत के 7वें आसमान पर सवार होते गए और उधर संघ की शाखाओं में 2000 तक का इजाफा हो गया। उनके शाखाओं की, उनके कार्यकर्ताओं के अंदर उनकी मनोबल बढ़ी है और यही हम समझते हैं कि बहुत ही एक खतरनाक संकेत है। राजनीतिक व्यक्तित्व जो संघ से जुड़ा हुआ है, जब वह देश में कोई ऐसा काम करेगा जिसका देश के जनमानस पर प्रभाव पड़ेगा, तो स्वाभाविक है उसका लाभ संघ को मिलेगा। तो संघ का सुपुत्र जब बाहर काम करता है तो उसका लाभ संघ को मिलता है, संघ का लाभ उसके सुपुत्र को मिलता है। इसमें कोई शक नहीं कि आज नरेंद्र मोदी के सितारे बुलंद हैं तो ये संघ की मर्जी थी। गुजरात चुनाव से लेकर बीजेपी की गोवा कार्यकारिणी तक नरेंद्र मोदी ने नागपुर को साध लिया। चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाकर गुजरात के सरदार नरेंद्र मोदी दिल्ली के दावेदार बने। लेकिन ये संघ था जिसके मुहर के बाद ही गुजरात के सरदार को गोवा कार्यकारिणी में लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी के बावजूद 2014 के चुनाव प्रचार कमेटी का मुखिया बनाया गया। आरएसएस के विचारों को करीब से जानने वाले भी मानते हैं कि बीजेपी पर पूरी तरह संघ की पकड़ है। ने जो एक अपनी राजनीतिक शाखा बनाई, उस शाखा के ऊपर लोक शक्ति का नियंत्रण रहता है। भारतीय जनता पार्टी पर एक नैतिक नियंत्रण रहता है, लेकिन संघ का अल्टीमेट उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी पर नैतिक नियंत्रण करना नहीं, बल्कि पूरी राजनीति पर नैतिक नियंत्रण करना है। संघ के काम का तरीका सिलसिलेवार है और जमीन पर वो दिखता भी नहीं। एक छोटी वारदात कैसे ध्रुवीकरण की सियासत का हथियार बन जाती है, उत्तर प्रदेश का चप्पा चप्पा इसका गवाह है। मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ तक और हापुड़ से लेकर कांठ तक कैसे और क्यों यूपी सुलगने लगता है, यह अदृश्य राजनीति का वो ताना बाना है जिसे विरोधी संघ की ताकत कहते हैं। अचानक लव जिहाद सुर्खियों में आ जाता है और फिर धर्म के नाम पर ताल ठोकने का दौर शुरू होता है। तो यह भी संघ की खींची लकीर के हिसाब से ही होता है। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को लव जिहाद के बहाने धर्म विशेष के खिलाफ आग उगलने वाले योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा होंगे। ये चेहरा परिवर्तन बीजेपी ने क्यों किया, ये अबूझ पहेली भी नहीं। नफरत की जो फसल यूपी की जमीन पर लहरा रही है, उसमें हिंदुत्व को खाद पानी देने का नायाब फॉर्मूला है योगी आदित्यनाथ। यही संघ की रणनीति है जो बीजेपी की राजनीति बन गई है। ये सरकार इस मुल्क में धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। जो समुदाय हैं उन समुदायों को एक दूसरे से लड़ाना चाहती है। अक़लियत और अक्सरियत का सवाल इस देश में खड़ा करना चाहती है। और उस संदर्भ में अगर ऐसे व्यक्तियों को चुनाव की जिम्मेदारी दी जा रही है जिन्होंने इस नीति को क्रियान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है कि इस देश में एक सांप्रदायिकता का माहौल रहे, तनाव रहे, वो उस चीज को प्रमाणित करता है। यही संघ की ताकत है, जिसने उसके उसूलों की नाफरमानी की वो हाशिए पर धकेल दिया जाता है। संघ परिवार के इस सत्य की मिसाल हैं लाल कृष्ण आडवाणी। आज लाल कृष्ण आडवाणी न संघ के चहेते हैं और न बीजेपी के सबसे ताकतवर संसदीय बोर्ड के सदस्य। राजनीति जो है वो अनुभव की चीज होती है और जिनका लंबा अनुभव हो वो हर समय अपनी अंतिम उम्र तक उनका
पार्टियों में इस्तेमाल होता है, पार्टी के लिए हितकारी होते हैं। अडवाणी जी के तो बुरे दिन उसी दिन शुरू हो गए थे जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पेश किया था, और उसी दिन इनको समझ जाना चाहिए था कि इनके दिन पूरे हो चुके हैं। 1990 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हीरो लाल कृष्ण आडवाणी आज हाशिए पर हैं, तो इसके पीछे आरएसएस की मर्जी है। ये संघ था जिसके अलग अलग चेहरों वाले संगठनों के गणवेशधारियों ने केसरिया रंग अख्तियार कर देश में राम लहर पैदा की थी। इस शताब्दी का सबसे बड़ा कोई राष्ट्र निर्माण का आंदोलन रहा है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा है। Yes, if I am a Hindu, I am proud of being a Hindu. इसी अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दौरान राम रथ के रथी आडवाणी संघ की तैयार की हुई स्क्रिप्ट का चेहरा बने। लेकिन आडवाणी की कामयाबी के पीछे संघ था, क्योंकि संघ शक्ति ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के जरिए पहली बार देश की राजनीति में हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक को अलग अलग कर दिया। इसी ध्रुवीकरण की वजह से 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 80 के पार पहुंची। ये जो रथ है उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? और 1991 के लोकसभा चुनाव में उसने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के पीछे भी संघ शक्ति की ताकत की नुमाइश थी, क्योंकि राम लहर में जब अयोध्या की जमीन केसरिया रंग से रंग गई तो कानून का राज चंद घंटों के लिए खत्म हो गया। लेकिन बाबरी कांड के बावजूद जब बीजेपी पूरी तरह अपने एजेंडे में कामयाब नहीं हो पाई तो आगे चलकर उसने नरमपंथी चेहरा अख्तियार कर लिया। गठबंधन सरकारों के मौसम में जब प्रधानमंत्री का चेहरा आगे करने की बारी आई तो संघ ने नरमपंथी अटल बिहारी वाजपेयी को आगे कर दिया। 91 से 95 तक भारतीय जनता पार्टी के दो शिखर नेताओं के बीच में सत्ता का ऐसा संघर्ष था जो दबा हुआ था, कम लोग जानते हैं लेकिन था। 2014 आते आते संघ ने इस जरूरत को वक्त से पहले समझा कि नरेंद्र मोदी ही वो चेहरा है जो विकास के मुलम्मे के साथ साथ केसरिया आंधी ला सकते हैं। इस असलियत को समझते ही संघ ने नरेंद्र मोदी को आगे करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। आखिर क्यों बीजेपी के लिए संघ की हर बात पत्थर की लकीर होती है? इसकी वजह है कि देश भर में आरएसएस का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसके अलग अलग कई चेहरे हैं। ये समाज सेवा से लेकर धर्म तक, शिक्षा से लेकर मजदूर संगठन तक कई रूपों में हमारे आपके बीच मौजूद हैं। संघ से जुड़े संगठन अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनकी वैचारिक जमीन एक ही होती है। इसीलिए जब भी नागपुर से रिमोट कंट्रोल पर कोई कमांड दिया जाता है, संघ की सभी अदृश्य शक्ति एक ही दिशा में काम करने लगती है। इस परंपरा की शुरुआत संघ के जन्म से ही शुरू हो गई थी। साल 1925 विजयादशमी का दिन, मोहिते का बाड़ा, नागपुर। ये नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है और इसी संघ मुख्यालय के अंदर चंद व्यक्ति बीजेपी की भाग्य रेखा का निर्धारण करते हैं। लेकिन 90 साल पहले 1925 में ये एक खंडहर था। कोलकाता मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर केशव बलिराम हेडगेवार ने इसी जगह पर आरएसएस की बुनियाद रखी थी। तब सिर्फ 5-7 छोटी उम्र के बच्चे उन्हें स्वयं सेवक के रूप में मिले। सवाल तब भी उठे थे कि आखिर हेडगेवार आरएसएस शुरू क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस को देश की आज़ादी के लिए बनाया था और इसलिए उसको एक सैनिक संगठन के रूप में बनाया था और उसी तरह की उसमें ट्रेनिंग दी जाती थी। संघ परिवार के जानकार कांग्रेस और महात्मा गांधी की राजनीति को भी आरएसएस शुरू होने की बड़ी वजह बताते हैं। हेडगेवार की जीवनी के मुताबिक हेडगेवार खुद भी कांग्रेस नेता थे और विदर्भ प्रदेश कांग्रेस का संगठन
उन्हीं की अगुवाई में चलता था। टर्की के खलीफा की कुर्सी छीने जाने के सवाल पर खिलाफत और असहयोग आंदोलन शुरू करने के कांग्रेस के फैसले पर हेडगेवार ने पहली बार मुखर विरोध किया। खिलाफत आंदोलन को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस की सदस्यता से भी हेडगेवार ने त्याग पत्र दे दिया। तनाव प्रारंभिक दिनों में कभी नहीं था। ये कुल मिलाकर तनाव प्रारंभ हुआ आजादी के बाद ही। संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार ने मुस्लिम राजनीति और कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं के सामने कांग्रेस पर घुटने टेकने का आरोप लगाया और ऐलान कर दिया कि वो इतना बड़ा हिंदू संगठन खड़ा करेंगे कि राजनीति में हिंदुओं की उपेक्षा करने का साहस कोई नहीं कर पाएगा। ये बात गांधी युग की थी और इस पर उस वक्त शायद ही कोई यकीन कर सकता था। कांग्रेस की सेक्युलर राजनीति के खिलाफ हेडगेवार ने नई राजनीतिक विचारधारा की लकीर खींची। लेकिन सवाल था कि आरएसएस को स्वयंसेवक कहां से मिलेंगे, पूरे देश में संगठन कैसे खड़ा होगा और इसे कौन खड़ा करेगा। प्रारंभिक दिनों में तो कोई इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि ऐसी कोई स्थिति संभव है। और ऊपर से डॉक्टर हेडगेवार कुछ युवकों को लेकर ये सारा काम शुरू किए तो लोगों को लगता था कि ये नॉन सीरियस एफर्ट है। तमाम विरोध और आलोचना के बावजूद हेडगेवार ने जिद नहीं छोड़ी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर रोज सुबह और शाम संघ की शाखा हेडगेवार खुद ही लगाते। शाखा में पूरे 1 घंटे का टाइम टेबल बनाया गया, जिसमें सूर्य नमस्कार, योग, व्यायाम, खेलकूद, गीत, बौद्धिक बहस के साथ साथ तलवारबाजी, लाठी युद्ध, नियुद्ध यानी जूडो कराटे का प्रशिक्षण शुरू हो गया। पर डॉक्टर हेडगेवार को काफी मेहनत करनी पड़ी। उन्हीं युवकों को पहले तैयार करके उनके मन बना के उनको फिर कार्य में लगाना, देश भर में भेजना। कोई साधन नहीं था, धन नहीं था, किसी बड़े नेता का समर्थन नहीं था। डॉक्टर हेडगेवार भले ही अपने आप में एक बड़े नेता थे, पर वे भी विदर्भ के बड़े नेता थे, विदर्भ के कांग्रेस के बड़ा नेता थे। तो चैलेंजेस काफी थे, पर वो व्यक्ति का जो संकल्प सिद्धि थी, दृढ़ता थी, उसके कारण ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा। जाहिर तौर पर शाखा के इन्हीं कार्यक्रमों की वजह से बड़ी संख्या में उस वक्त बच्चे और विद्यार्थी आरएसएस से जुड़ने लगे। हेडगेवार ने आरएसएस की बुनियाद नागपुर में 1925 में रखी और पुणे, यवतमाल, अमरावती, नासिक समेत पूरे महाराष्ट्र में इसका जाल फैलता चला गया। महाराष्ट्र के बाहर आरएसएस की पहली शाखा यूपी के वाराणसी में 1930 में शुरू हुई। हेडगेवार को बड़ी सफलता वाराणसी में मिली जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय परिसर में आरएसएस की बुनियाद डालने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। मालवीय जी ने बीएचयू परिसर में ही आरएसएस के लिए कार्यालय तक बनवा दिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही आरएसएस का नेटवर्क देश भर में फैलना शुरू हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में रहकर देश भर के छात्र पढ़ाई करते थे। इन्हीं छात्रावासों से हेडगेवार ने शाखा के जरिए बड़ी संख्या में छात्रों को स्वयंसेवक बनाया। सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक जीवनदानी प्रचारक भी बने, जिनके सहारे हेडगेवार ने 1940 तक आरएसएस का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया। वाराणसी में हेडगेवार को पहली सफलता तब मिली जब बीएचयू के ब्रोचा छात्रावास में रहकर एमएससी की पढ़ाई कर रहे माधव सदाशिव गोलवलकर आरएसएस से जुड़ गए। गोलवलकर खुद भी नागपुर के रहने वाले थे और जल्द ही उनका हेडगेवार से गहरा रिश्ता बन गया। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार की मौत के बाद गोलवलकर ने आरएसएस की कमान संभाली। 1940 में आरएसएस की लीडरशिप बदल गई। 1925 में संघ की स्थापना हुई है और 1940 में मेरा ख्याल है कि 21 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार का देहांत हो गया और उनके उत्तराधिकारी के तौर पर 34 साल के श्री माधव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी कहा जाता था, और गुरुजी उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो बॉटनी के प्रोफेसर थे और बनारस में जो भी पढ़ाता है उसको लोग गुरुजी गुरुजी कहते हैं, तो उनका उपनाम संघ में भी गुरुजी पड़ गया। गुरुजी दूसरे सरसंघ चालक हुए।
शक्ति की इस खास पेशकश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। संघ प्रमुख के लिए कोई चुनाव नहीं होता। पहले संघ प्रमुख वसीयत लिखकर अगले संघ प्रमुख को नियुक्त करते थे, लेकिन ये परंपरा भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब सिर्फ मौखिक तौर पर संघ प्रमुख का चुनाव होता है। संघ के पदाधिकारियों की नियुक्ति भी मौखिक ही होती है, यानी नियुक्ति का कोई दस्तावेज नहीं होता। संघ से जुड़े अलग अलग संगठन भी अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन असलियत ये है कि विचारों के स्तर पर जो लकीर केशव बलिराम हेडगेवार ने खींची, उसी लकीर को उनके उत्तराधिकारियों ने वक्त और मौके के हिसाब से आगे बढ़ाया। हेडगेवार ने आरएसएस का जाल खड़ा करने के लिए न सिर्फ मेडिकल का करियर छोड़ा, बल्कि अपनी गृहस्थी तक नहीं बसाई। इसी वजह से संघ में प्रचारक परंपरा की शुरुआत हुई, जिसमें पूरा वक्त लगाकर प्रचारक सिर्फ संगठन के काम के लिए देश के कोने कोने में जाकर रहने लगे। फिर खाकी निक्कर, सफेद कमीज और काली टोपी पहनने वाले नौजवानों की कतार संघ के साथ जुड़ती चली गई। 1940 आते आते 15 साल के अंदर संघ का काम इधर लाहौर तक, उधर चेन्नई तक, इधर कलकत्ता तक व्याप्त हो गया। एक अखिल भारतीय दृश्य आरएसएस का 1940 में ही निर्माण हो गया। भले ही केंद्र नागपुर रहा हो, काम देश के चारों ओर प्रारंभ हो गया। प्रचारकों ने देश के कोने कोने में संघ के एजेंडे का प्रचार प्रसार किया। ऐसे ही प्रचारकों में एक थे भाऊ राव देवरस, जिन्हें गोलवलकर ने नागपुर से लखनऊ भेजा। कहते हैं कि भाऊ राव देवरस ने गुजारा करने के लिए लखनऊ के रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुब्बारे और चने बेचे। बाद में भाऊ राव देवरस ने लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और पढ़ाई करते हुए नए नए दोस्त तैयार किए और प्रचारक जीवन की नई कहानी गढ़ी। लखनऊ में रहते हुए भाऊ राव देवरस ने वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर और आगरा तक स्वयं सेवकों और प्रचारकों का तगड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। इस कड़ी में बीएचयू से बीटेक की पढ़ाई पूरी कर एमटेक की पढ़ाई करने जा रहे अशोक सिंघल को भाऊ राव देवरस ने आरएसएस का प्रचारक बनाया। इलाहाबाद की आरएसएस की शाखा की कमान युवा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया और मुरली मनोहर जोशी ने संभाली। नागपुर में एमए की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल उपाध्याय भी संघ के साथ जुड़ गए। नारायण राव तर्टे के संपर्क में आकर स्वयंसेवक बन चुके अटल बिहारी वाजपेयी से भाऊ राव देवरस की मुलाकात हुई। भाऊ राव देवरस ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिभा को पहचान लिया और उन्हें भी प्रचारक बनाकर लखनऊ के पास संडीला भेज दिया। And I don't see any difference between Hindu nation and Bharatiya nation. Even Param Pujaniya Sarasangachalaki said that these terms are interchangeable. But we are a Hindu nation. आरएसएस के साथ मेरा बहुत गहरा संबंध है और कुछ मुद्दों पर मतभेद होते हुए भी मैं समझता हूँ कि एक ऐसा संगठन है जिसमें निस्वार्थी लोग हैं और जो देश के निर्माण में एक रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। 8 अगस्त 1942, जगह मुंबई। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देकर अगस्त क्रांति का आह्वान किया और उधर संघ आंदोलन के खिलाफ हो गया। गोलवलकर ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने गैर कांग्रेसी संगठनों से चर्चा किए बिना आंदोलन का फैसला लिया। लिहाजा आरएसएस ने बतौर संगठन आंदोलन में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया। लेकिन कांग्रेस और संघ का असल टकराव आगे के बरसों में हुआ। गांधी और गोलवलकर यानी आरएसएस और कांग्रेस के बीच देश के बंटवारे के सवाल पर गंभीर टकराव हुआ। आरएसएस भारत पाकिस्तान बंटवारे के खिलाफ था तो कांग्रेस इसे वक्त की जरूरत बता रही थी। संघ चाहता था कि कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना के हर प्रस्ताव को खारिज कर दे, लेकिन कांग्रेस बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही थी। मतलब एक तरफ संघ की अखंड भारत की कट्टर सोच थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस का मध्यम मार्ग। ये इत्तेफाक नहीं था कि मोदी सरकार की ताजपोशी के साथ
कश्मीर से जुड़े धारा 370 का विवाद पैदा हुआ। यह इत्तेफाक नहीं था कि मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने धारा 370 पर बहस की मांग कर दी। ये मोदी सरकार का मिशन कश्मीर है, जिसका रंग आने वाले दिनों में और निखरने का अंदेशा है। हमारा हमेशा ये मानना रहा है, विश्वास रहा है कि अनुच्छेद 370 हटना चाहिए, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इस पर चर्चा तो कर लीजिए। ये राज नहीं है कि कश्मीर संघ के उस अखंड भारत का हिस्सा है जिसे दुनिया में भारत पाकिस्तान के बीच विवादग्रस्त क्षेत्र माना जाता है, लेकिन संघ कश्मीर को हिंदुस्तान का मस्तक कहता है। सिर्फ कश्मीर ही क्यों, संघ तो पूरे दक्षिण एशिया को अखंड भारत कहता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान भी, बांग्लादेश और नेपाल भी। संघ के एजेंडे में कश्मीर की कितनी अहमियत है, ये इसी से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी बार बार कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। एक समय था 2-2, 5-5, 10-10 साल तक कभी प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं आते थे, और ये एक वक्त है कि महीने में 2 बार एक प्रधानमंत्री इस धरती पर आता है। आपका प्यार मुझे खींच करके ले आता है। ये मोदी सरकार आने के बाद ही हुआ है कि घाटी की फिजाओं में यह सियासत भी परवान चढ़ रही है कि मुस्लिम बहुल कश्मीर में आजादी के 67 बरस बाद भी कोई हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना। इसलिए आने वाले दिनों में मोदी सरकार का मिशन कश्मीर कौन सा करवट लेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि जब जब हिंदुस्तान की जमीन पर धर्म की राजनीति परवान चढ़ी, संघ ने हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया। यह सिलसिला 1947 से शुरू हुआ, जब गुलाम हिंदुस्तान के सामने एक तरफ आजादी का सपना था और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान बंटवारे का सच। उन्नीस 1948 के एक ऐसा समय आया जब संघ के ऊपर गलत आरोप लगाकर गांधी जी की हत्या का और संघ को कुचलने का एक प्रयास राजनीतिक ताकतें की थी, सरकारें की थी। तो उस समय संघ के सच्चाई के पक्ष में खड़ा होने के लिए कोई राजनीतिक व्यवस्था में कोई तैयार नहीं था। संघ किसी भी कीमत पर भारत का बंटवारा नहीं होने देने पर आमादा था, लेकिन इतिहास को मंजूर थी 15 अगस्त 1947 की तारीख, जब भारत खंडित हो गया। देश के बंटवारे से नाराज नौजवानों में एक नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी। शुरुआती जांच में गांधी हत्याकांड में शामिल मराठी युवकों के रिश्ते आरएसएस से जुड़े मिले, तो पंडित नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस सरकार ने आरएसएस पर हल्ला बोल दिया। नागपुर समेत देश भर में आरएसएस के कार्यालयों पर उग्र प्रदर्शन हुए और आरएसएस प्रमुख गोलवलकर समेत बड़ी संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता, प्रचारक महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए। इस वक्त संघ के अस्तित्व पर संकट आया, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ी कोई भी सफाई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसी हालत में गोलवलकर ने आरएसएस को गैर राजनीतिक रखते हुए कांग्रेस की राजनीति के खिलाफ मजबूत हिंदूवादी राजनीतिक विकल्प खड़ा करने पर काम करना शुरू किया। इसी बीच 1950 में नेहरू कैबिनेट से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया। और उस राजनीतिक अंग के लिए उन दिनों में 1951 की बात है, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जो नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देकर बाहर निकले, वो एक राजनीतिक पार्टी स्थापना करने की कोशिश में थे। उस समय संघ ने 4 स्वयंसेवकों को भेजा तो मुखर्जी साहब को मदद करने के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और वो 4 स्वयंसेवक थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और शिवशंकर एस.एस. भंडारी साहब।
ये 4 स्वयंसेवक भेजे गए थे, उनको मदद करने के लिए जनसंघ की स्थापना इस प्रकार से हुई। अक्टूबर 1951 अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना। हिंदू हितों के सवाल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोलवलकर की मुलाकात ने देश की राजनीति में अखिल भारतीय जनसंघ की बुनियाद डाल दी। मुखर्जी के तौर पर गोलवलकर को देश भर में चर्चित बड़ा राजनीतिक चेहरा मिला, तो पर्दे के पीछे से आरएसएस के प्रचारकों की पूरी जमात खड़ी हो गई। जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी खुद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संभाली। यूपी के आरएसएस के प्रांत प्रचारक दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के अखिल भारतीय महामंत्री नियुक्त हुए। यूपी के आरएसएस के प्रचारक नानाजी देशमुख को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई। बतौर प्रचारक आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के संपादक अटल बिहारी वाजपेयी भी जनसंघ में शामिल हुए। कराची में आरएसएस के प्रचारक रहने के बाद राजस्थान में प्रचारक एल.के. आडवाणी ने भी जनसंघ का कामकाज संभाला। इस तरह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगुवाई में जनसंघ की कमान गठन के वक्त से ही आरएसएस के प्रचारकों ने संभाल ली। इस राजनीतिक आंदोलन का सूत्र आरएसएस ने इस तरह से बांधा कि देखते ही देखते देश की सामाजिक आर्थिक जिंदगी के हर पन्ने पर आरएसएस ने बड़े संगठनों की कतार खड़ी कर दी। 1949 में छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर आरएसएस ने फोकस किया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बुनियाद पड़ी। हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी का नेटवर्क भी आरएसएस के प्रचारकों ने शुरू किया। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ धार्मिक छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद की बुनियाद डाली। विद्या भारती की स्थापना, दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना भी आरएसएस प्रचारक नानाजी देशमुख ने की। आरएसएस के सभी सहयोगी संगठनों की ताकत को अगर संख्या के आधार पर देखें तो करीब 10 करोड़ लोग सीधे तौर पर आनुषंगिक संगठनों के नेटवर्क के जरिए आरएसएस से जुड़े रहते हैं। 1951 में स्थापना के बाद से ही जनसंघ ने संसद में मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी। 1952 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने 3 सीटें जीती, लेकिन 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद जनसंघ पर पूरी तरह संघ नेताओं का दबदबा हो गया। बलराज मधोक और अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के मुख्य चेहरे बन गए। 1967 के लोकसभा चुनाव में बलराज मधोक की अगुवाई में जनसंघ ने 35 सीटें जीती और लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा के गरीबी हटाओ के नारे के आगे संघ का राजनीतिक मोर्चा जनसंघ छाप छोड़ने में नाकाम रहा। लेकिन जैसे ही 1974 में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में इंदिरा सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ, संघ की सियासी महत्वाकांक्षाओं को नया आसमान मिल गया। आपने देखा कि आजादी के बाद देश में गैर कांग्रेसी विकल्प खड़ा करने के लिए संघ ने पर्दे के पीछे रहकर क्या रणनीति अपनाई। इसी तरह जब 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन ने जोर पकड़ा तो संघ ने जेपी के पीछे पूरी ताकत झोंक दी। 1975 में इमरजेंसी के वक्त भी संघ से जुड़े लोगों ने अंडरग्राउंड रहकर अभियान चलाया, तो अयोध्या आंदोलन से लेकर अन्ना के आंदोलन तक देश में बदलाव की हर हवा के पीछे सूत्रधार की भूमिका आरएसएस ने निभाई। 1974 में जेपी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन शबाब पर पहुंचा तो इसके पीछे भी संघ शक्ति थी। संघ से जुड़ा छात्र संगठन एबीवीपी सक्रिय तौर पर आंदोलन से जुड़ा था, लेकिन संघ पूरे आंदोलन में पर्दे के पीछे था। संघ की दलील थी कि चूंकि ये आंदोलन इंदिरा सरकार के खिलाफ है, इसलिए वो किसी राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकता। 18 के बाद अप्रैल 18 तक में संघ का इन्वॉल्वमेंट सहभाग पूरा हो गया था और जब अप्रैल महीने में बाला साहब देवरस जी प्रभुजनी सरसंघ चालक वे पटना आए थे, उन्होंने स्थितियों को समझा था। उन्होंने कहा था कि संघ का स्वयंसेवक भी समाज का नागरिक है, तो नागरिक की हैसियत से वो तो समाज में हो रहे बदलाव के लिए आवश्यक आंदोलन भी चलेगा, तो उसमें शरीक होगा ही। संघ संस्था के नाते शरीक नहीं है, लेकिन स्वयंसेवक सामाजिक नागरिक के नाते से जरूर हिस्सा ले सकता है। ये बात उन्होंने कहा कर इस पर मुहर लगा दी थी।
जेपी आंदोलन की वजह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे जनसंघ के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। लेकिन नानाजी देशमुख अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड रहकर इन लोगों ने इंदिरा सरकार के खिलाफ काम किया और जब इमरजेंसी के बाद 1977 में आम चुनाव हुए तो जनसंघ में जनता पार्टी का विलय हो चुका था। लेकिन जनता पार्टी के टूटने के बाद जनसंघ ने अपना रास्ता अलग कर लिया और देश के राजनीतिक नक्शे पर भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। ये वही पार्टी थी जिसके अंदर हिंदू राष्ट्रवाद था और बाहर जनता पार्टी का एजेंडा। जब टकराव हुआ तो साथ रहना कठिन था, तो उस समय में लोगों को लगा कि अब तो पार्टी के बाहर ही जाना पड़ेगा। तो बहुत ही उदास मन से जनसंघ के लोगों ने सोचा कि अब हमको अलग होना है। तो हम जनता पार्टी की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। यात्रा जब आगे बढ़ चुकी है तो वापसी की बात नहीं होनी चाहिए, आगे मुड़ना चाहिए। वो सोच करके उन्होंने ये कहा कि हम ही असली जनता पार्टी हैं। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई और आयोग के सामने भी उन्होंने दावा किया कि वे ही असली जनता पार्टी हैं। 1980 में बनी बीजेपी, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की शहादत से पैदा सहानुभूति की लहर में वो सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। चंद बरसों बाद ही बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा हाथ लग गया। 1989 में बीजेपी कट्टर हिंदुत्व और राम मंदिर के एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरी और लोकसभा में उसकी सीटों की संख्या 86 तक पहुंच गई। बीजेपी की इस कामयाबी के पीछे भी संघ की सियासी रणनीति थी, जिसने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के पत्ते पहली बार सियासत की बाजी में चले थे। 1990 के दौर में जब मंडल की राजनीति ने हिंदू वोट बैंक को टुकड़ों में बांटा, तो संघ ने कमंडल के राजनीतिक दांव से मंडल को साध लिया। इस कामयाबी के बाद बीजेपी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संघ के इशारों पर ही लाल कृष्ण आडवाणी रथी और हिंदुत्व का चेहरा बन गए। जून 1990 में तय हो गया था, सितंबर में इसकी घोषणा हुई थी, अगस्त में मंडल की घोषणा हो चुकी थी, सत्ता अस्थिर हो चुकी थी उस समय। लेकिन जब 1990 के दशक में गठबंधन के दौर की राजनीति ने जोर पकड़ा, तो फिर संघ आगे आया। उसे एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो दूसरे दलों को जोड़े। संघ को ये चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी में मिला। बीजेपी की अंदरूनी सियासत में ताश के पत्तों की तरह सियासी चेहरों को संघ इसलिए फेंटने में कामयाब रहा क्योंकि उसकी बेशुमार ताकत से कोई अनजाना नहीं था। सैकड़ों संगठनों और हजारों स्वयंसेवकों की ताकत हमेशा हमेशा आरएसएस के पास मौजूद थी। लेकिन संघ की ये ताकत 2004 में वाजपेयी सरकार के पतन के साथ कम होने लगी। बीमार वाजपेयी राजनीति के संन्यास आश्रम में चले गए तो आडवाणी बीजेपी के भीष्म पितामह होकर भी पार्टी में जान फूंकने में नाकाम रहे। यूपीए के अखंड राज में संघ बीजेपी के लिए मौके तलाशता रहा। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ तो संघ शक्ति फिर जाग गई। 1974 के जेपी आंदोलन की तरह एक बार फिर पर्दे के पीछे रहकर संघ शक्ति ने अन्ना आंदोलन को हवा दी। यूपीए और कांग्रेस का सूरज अस्त होता गया और नरेंद्र मोदी के रूप में संघ शक्ति का सूर्योदय शुरू हो गया। यही वो संगठन है, यही वो नेटवर्क है जिसके दम पर ही बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को संघ के आगे सूर्य नमस्कार करना पड़ता है। अपनी इसी ताकत की बदौलत आरएसएस बिना बोले वो काम कर देता है जिसके बारे में सोचकर ही बीजेपी के दिग्गज सियासतदानों को पसीने आ जाएं। इसी सच की मिसाल है लाल कृष्ण आडवाणी, जो कल तक बीजेपी के हीरो थे, और इसी सच के हिस्सा हैं नरेंद्र मोदी, जो आज बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं।